ओके, 1 मिनट रुक जाओ। ये तुम लो। अच्छा, निकाल लिया, ठीक है। ठीक है, आज हम लोग जो है अकाउंट्स का थ्योरी क्लास कर रहे हैं। तो तुम लोग को शीट दिया गया है, वीडियो वालों को सबको शीट भेजा गया है। इसमें क्या है, पिछला जो 4 फाउंडेशन टर्म्स है उसमें क्या क्या थ्योरी आया है वो सारा इसमें दिया हुआ है विथ आंसर्स। तो एक बार हम लोग क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे। इसके लिए हम लोग को अच्छा से कुछ चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर प्रॉपरली समझ पाओगे। इतना आसान नहीं है। पहला क्वेश्चन जो होता है वही थ्योरी का रहता है, उसमें 2-2 मार्क्स का 6 क्वेश्चन पूछता है। सो क्वेश्चन 1 में 6 सब पार्ट्स होते हैं, 2-2 मार्क्स का रीज़न बेस्ड क्वेश्चन होता है। लेट मी टेल यू, इसमें से 6 में से 4 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो प्योरली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को टेस्ट करता है कि तुम्हारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अच्छा है या नहीं, क्लियर है या नहीं। ये थोड़ा टेक्निकल होता है और ईजी नहीं होता, इसके लिए थोड़ा हम लोग को चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा कुछ कुछ, उससे हम लोग को समझ में आता है। और 2 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो किसी भी चैप्टर से रैंडम क्वेश्चन रहता है। जैसे मान लो कंसाइनमेंट में एबनॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में जो क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं कैसे निकालते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। या फिर तुमसे ये पूछ सकता है कि अकाउंट करंट में क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं तो उसमें कौन सा डे इंक्लूड करते हैं नहीं करते, इस टाइप का टेक्निकल क्वेश्चन। या फिर अगर मान लो इमरजेंसी हॉलीडे है तो बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन सा डे फिर ड्यू डेट रहेगा अगर ड्यू डेट में इमरजेंसी हॉलीडे पड़ गई, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स का। ठीक है, एकदम स्पेसिफिक। तो बेसिकली वो थ्योरी नहीं हुआ, लर्निंग थ्योरी नहीं हुआ, वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। वैसा तुमको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेगा। बाकी का जो 2 क्वेश्चन है 2+2 वो एकदम प्योर थियरी रहता है, लर्निंग बेस्ड या रीजनिंग बेस्ड। तो ऐसे 12 मार्क्स हो गया। फिर अलग से पार्ट बी रहता है, वो 4 मार्क्स का होता है। तो बेसिकली ये दोनों मिला के हो जाता है 16 मार्क्स। ये जो 4 मार्क्स का रहता है ये प्योर थियरी रहता है जो एक चैप्टर से पूछता है। तो हम पिछले क्लास में बोला था 10 मार्क्स का थियरी है, यहाँ तो तुमको 16 मार्क्स का दिख गया थियरी। अब इसमें से तुम देख लो ना, रीजनिंग बेस्ड तुम्हारा मिनिमम 6 मार्क्स का रहेगा, जो थियरी है ही नहीं एक्चुअली स्पीकिंग। कोई एंट्री पूछ लिया या वैसा कुछ कोई चीज़ पूछ लिया तो तुम ऐसे देखोगे तो थियरी 8-10 मार्क्स का ही है। लेकिन सरप्राइजिंग एलिमेंट ये था कि जब पिछला टर्म हुआ था नवंबर 19 का, अगर तुम वहाँ पे जाके देखोगे तुम्हारे शीट में 5th पेज में है, इसमें 16 मार्क्स का थ्योरी पूछा था। फिर अलग से अच्छा देना हम मेरा छूट गया एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछा गया था थ्योरी का, 20 मार्क्स का थ्योरी आ गया था। ठीक है, क्यों आया था, कैसा क्यों हुआ नवंबर 19 में? अकाउंट्स का सिलेबस और ज़्यादा बड़ा था तो ये पिछला टर्म जब हुआ फाउंडेशन का 3 चैप्टर्स बड़ा बड़ा काटा गया है अकाउंट्स के सिलेबस से, और 3 चैप्टर था। रॉयल्टी अकाउंट, रेशियोज़ पूरा 12 में जो पढ़ा था, और एक चैप्टर था जॉइंट वेंचर। तो ये 3 चैप्टर कटा है तो तुम लोग का सिलेबस रिड्यूस हुआ। तो उस टाइम पे तुम्हारा थियरी 16 मार्क्स का पूछता था। अब क्योंकि पिछला टर्म पहला था जिसमें ये 3 चैप्टर सिलेबस से रिमूव हुआ था, तो थियरी का थोड़ा प्रोपोर्शन बढ़ा दिया था, 20 मार्क्स का थियरी कर दिया था। तो अभी हो सकता है कि तुम्हारे टर्म में भी 20 मार्क्स का थियरी आए। ठीक है, अब अगर कोई ये सोचता है कि ये सब क्वेश्चन नहीं करके जाए तो ठीक है, थियरी क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता होगा। अभी देखो नवंबर 19 में पार्ट बी में क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये नवंबर 19 है। ठीक है, उसके नेक्स्ट पेज में मई 18 का पेपर देखो, उसका पार्ट बी देखो क्या क्वेश्चन है, हो गया ना रिपीट। तो ये वाला शीट बेकार का नहीं है, ये तुम्हारा एक्सक्लूजन लिस्ट नहीं है, ये मत समझ लेना कि इसको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो तैयारी करना होगा, इसीलिए ज़रूरी है तैयारी करना। एक जो 100 मार्क्स का पेपर जो होता है, जो 3 घंटा में लिखना होता है, उसमें थियरी बहुत हेल्प करता है अच्छा मार्क्स स्कोर करने में। अगर पेपर टफ आ जाए तो नॉर्मली क्या होता है, अकाउंट्स बहुत लोग का फेवरेट होता है, लोग टारगेट रखते हैं कि थियरी मेरे को उतना अच्छा से नहीं आता है, अकाउंट्स में 60 लाएंगे तो बाकी में अगर 45 या कुछ रह गया तो एग्रीगेट 50% हो जाएगा। लेकिन अगर टफ़ पेपर आ गया, और टफ़ पेपर आने
का चक्कर में क्या हुआ, थ्योरी तो अच्छा से पढ़ते नहीं है, तो हो ये जाता है कि टफ़ पेपर आ गया तो 40s में रह जाते हैं अकाउंट्स में, तो प्रॉब्लम हो जाता है। हमेशा ऐसा सिखाया जाता है कि जो प्रैक्टिकल पेपर का थ्योरी रहता है ना, उसको पढ़ने में सिर्फ 2.5 से 3 घंटा लगता है टोटल में। पूरा थ्योरी का सिलेबस 2.5 से 3 घंटा लगेगा लर्न करने में। और हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि थ्योरी वो 2.5 से 3 घंटा पढ़ के अच्छा से कर लो। एक तो टाइम कम लगेगा, ये 16 मार्क्स लिखने में 20 मिनट लगेगा। पार्टनरशिप से ज़्यादा आ रहा है ये पूरा। पार्टनरशिप जो 4 चैप्टर है उससे 10 नंबर का आता है। यहाँ तुम्हारा थ्योरी 16 मार्क्स का है, पूरा फाइनल अकाउंट्स 10 मार्क्स का आता है, पूरा कंसाइनमेंट एनपीओ 10-10 मार्क्स का आता है। यहाँ तुम्हारा ये अकेला थ्योरी, जहाँ पे तुम एक एनपीओ सीखे उसके लिए 10 घंटा का क्लास किया, फिर 10 घंटा खुद से घर में प्रैक्टिस किया, 20 घंटा। यहाँ 2.5 घंटा देना है, तो फ़ायदा किस में है? रिटर्न ऑन एनर्जी, रिटर्न ऑन हार्डवर्क सबसे ज़्यादा किस में है? थ्योरी में है। तो इसको क्यों इग्नोर करना, बल्कि इसको एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए कि अगर पेपर टफ आ गया, बहुत सारा क्वेश्चन गलत बन गया, कोई बात नहीं, उसमें 80 में 40 ले आएंगे, बट थ्योरी अच्छा से वो ये लिख के आएंगे 20 मार्क्स का कि इसमें 15-16 मार्क्स मिल जाए, तो भी 55 आ जाएगा टफ पेपर में भी। ठीक है ना? तो थ्योरी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बट बात है थ्योरी का तैयारी कैसे करना है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो मॉड्यूल 1 कंटेंट में जाओ। कंटेंट में पहले जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, ऐसे तो देख के डर ही लग जाएगा। टोटल 9 यूनिट्स है और 100 पेजेस है, खाली थ्योरी दिया हुआ। क्या इतना पढ़ना है? नहीं, इतना नहीं पढ़ना है। इसको हम लोग बहुत छोटा कर लेंगे, जिससे पूरा एग्जॉस्टिव कवरेज भी हो जाएगा और मुश्किल से 2 घंटा में पूरा लर्निंग भी हो जाएगा। इतना छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें से क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है ये हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट तुम यूनिट 2 से देखोगे हम लोग सब कुछ किया। हम लोग जर्नल्स किया था, लेजर हम लोग को करने का ज़रूरत नहीं था, ट्रायल बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं था, सब्सिडियरी बुक्स करने का ज़रूरत नहीं था। फिर हम लोग रेक्टिफिकेशन से स्टार्ट किया, कैश बुक नहीं किया था। एक क्वेश्चन पिछले टर्म में कैश बुक से आ गया था, एक छोटा सा कैश बुक बनाना है। ठीक है, तो दैट इज़ एन ईजी थिंग। ठीक है, एक पेटी कैश बुक का फॉर्मेट देख लेना पड़ेगा। मान लो 4 नंबर का पेटी कैश बुक आ गया तो फिर छोड़ना पड़ जाएगा अगर फॉर्मेट नहीं देखा हुआ हो तो ये सब जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल में जो दिया हुआ है वो सब करना पड़ता है। एक एक बार तुम लोग को सेल्स डे बुक और परचेज डे बुक कैसा बनता है एक बार याद दिला देगा, एक बार फॉर्मेट देख लोगे हो जाएगा, प्रैक्टिस भी नहीं करना पड़ेगा। इतना ईजी होता है वो सब चीज़ तो। बट ठीक है, थ्योरी और किससे किससे पूछ सकते हैं। जब चैप्टर नंबर 4 में जाओगे तो चैप्टर 4 में जो इन्वेंट्री है, जब हम लोग किया था तो इसमें 2 पेज 3 पेज थ्योरी था, मार्क कराया था हम पढ़ाते वक्त, और पूछा हुआ भी है इस चैप्टर से थ्योरी। परपेचुअल स्टॉक सिस्टम क्या होता है वो सब चीज़ पूछा हुआ है, तो इन्वेंट्री वाला थ्योरी इंपॉर्टेंट होगा। वैसे ही डेप्रिसिएशन का भी कुछ कुछ थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कराया हुआ ऑलरेडी चैप्टर पढ़ाते वक्त, वो करना पड़ेगा। जितना मार्क कराया उतना पढ़ लोगे काफ़ी होगा। ठीक है, और मेनली थ्योरी थोड़ा सा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी थ्योरी करना है। बाकी चैप्टर्स में उतना कोई खास थ्योरी नहीं है पढ़ने का, वैसा कुछ एज सच नहीं है। तो ठीक है, फ़िलहाल तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और स्टार्ट करेंगे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क चैप्टर 1 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। आज तक इससे कौन सा क्वेश्चन आया है? तुम्हारे पास जो शीट है वहाँ से तुम देख सकते हो कि एक बार क्वेश्चन आया था टर्म नवंबर 18 में, पहला ही पेज में दिया हुआ है, डिस्कस द लिमिटेशन विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल इवैल्यूएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लिमिटेशन क्या होता है, ये 4 मार्क्स का आया था इस चैप्टर से एक क्वेश्चन। ठीक है, ये कब पढ़ा था? क्लास 11 में पढ़ा हुआ है ये सब थ्योरी। पहला चैप्टर जो तो तुम्हारा था व्हाट इज़ बुक कीपिंग, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, व्हाट इज़ अकाउंटेंसी। ठीक है, मेरिट्स ऑफ अकाउंटिंग, डीमेरिट्स ऑफ अकाउंटिंग, ये सब चीज़ पहला चैप्टर में दिया हुआ है। बहुत ही आसान है, इसको अगर स्टोरी की तरह से सुन लोगे तो अपने से आराम से लिख सकते हो, लाइन बाय लाइन लर्न करने का ज़रूरत नहीं है। अकाउंट्स में बुक का कभी भी सीए इंस्टीट्यूट नहीं बोलता है कि बुक का लर्न करके लिखो थ्योरी।
अपने वर्ड्स में एकदम अच्छे से लिख सकते हो थ्योरी को, लेकिन उल्टा पुल्टा बात मत लिखना। उल्टा पुल्टा बात इन द सेंस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अकाउंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, इट हेल्प्स अस टू स्लीप अर्ली, वेकअप अर्ली, ये सब नहीं लिखना चाहिए, ठीक है ना। जो काम का बात है वो टू द पॉइंट लिखना चाहिए, बात ये है। तो क्या क्या चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, हम 2-3 लाइन मार्क कराएगा। याद रखो, जो लोग IAC स्टूडेंट्स है या कोई दूसरा बोर्ड का स्टूडेंट्स है, उन लोग को थोड़ा लंबा आंसर लिखने का आदत होता है, क्योंकि उन लोग का पैटर्न ऐसा था। लेकिन ये जो CA का पैटर्न है, इसमें एकदम टू द पॉइंट लिखना पड़ता है। ये मत सोचो कि 4 मार्क्स का है तो मेरे को 1.5 पन्ना लिखना है या 1 पन्ना फुल लिखना है। सीधा सीधा 4 पॉइंट लिखोगे, फुल मार्क्स मिलेगा। 1 लाइनर, एकदम स्पेसिफिक पॉइंट्स, कोई लंबा आंसर नहीं लिखना है अकाउंट्स का थ्योरी में, उससे मार्क्स नहीं मिलता। तो मॉड्यूल आंसर देख लो, इसका मॉड्यूल आंसर है पीछे, कितना लंबा आंसर लिखा है तुम ही देख लो। या फिर तुम्हारा May 19 का पेपर है, डिस्टिंग्विश बिटवीन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तुम ये देखो कितना छोटा आंसर है, गोइंग कंसर्न 5-6 लाइन में, कॉस्ट कॉन्सेप्ट 4 लाइन में। एकदम टू द पॉइंट ही लिखना है, 4 नंबर पूरा मिलेगा। लेंथ का एकदम टेंशन नहीं लेना है, और इसीलिए आंसर को ख़राब नहीं करना है, उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है आंसर, अपना लैंग्वेज में लिखो लेकिन टू द पॉइंट, बात ये है। तो ये चैप्टर है क्या, बेसिकली बताता है अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स का स्टेप्स क्या होता है, कहाँ कहाँ अकाउंट्स प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प करता है, इसका मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, ये सारा बात लिखा हुआ है इस चैप्टर में। तो चैप्टर में हम लोग सीधा आ जाएंगे 1.4 में। तो हम लोग याद करते हैं कि 11 में क्या पढ़ा था इंट्रोडक्टरी क्लास में। जो टॉपिक है तुम्हारा प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स का स्टेप्स क्या होता है, बेसिकली कैसे अकाउंटिंग करते हैं। सबसे पहले जर्नल होता है, उसके बाद लेजर होता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस होता है, फिर होता है फाइनल अकाउंट्स, एंड फिर होता है एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस कैसे होता है, रेशियो एनालिसिस वगैरह का इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है। एंड उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड टू द शेयर होल्डर्स, ये सारा चीज़ स्टेप्स होता है अकाउंट्स में। तो ये जो गैदरिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, इसमें स्टेप्स दिया हुआ है। सबसे पहला रिकॉर्डिंग, तो स्टेप्स को तुम लर्न कर लोगे, जो हेडिंग है उसको मार्क कर लो रिकॉर्डिंग, और उसके अंदर तुम्हारे हिंट के लिए सिर्फ एक वर्ड लर्न करोगे, क्या, 3rd लाइन में लिखा हुआ है जर्नल। मतलब क्या है, तुमको इसमें ये लिखना है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बुक्स कॉल्ड जर्नल। बस हो गया, तुम्हारा पहला पॉइंट ख़त्म। तो इसको लर्न करने का वैसा कोई ज़रूरत था ही नहीं, अपने लैंग्वेज में लिखो कि बस जब पहली बार बुक्स में कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है जर्नल फॉर्मेट में, इन द बुक्स कॉल्ड जर्नल, वो होता है फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग। फिर सेकेंड स्टेप क्लासीफाइंग, क्लासिफिकेशन में क्या होता है, फिर से 3rd लाइन में जाओ, द बुक कंटेनिंग क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड लेजर। सो बेसिकली जर्नल का इंडिविजुअल अकाउंट्स में लेजर पोस्टिंग होता है। सो ये हो जाएगा सेकेंड स्टेप, बस इतना ही मार्क कर लो। 3rd समराइजिंग, समराइजिंग में 3 चीज़ें बनती है, 3rd लाइन में लिखा हुआ है, नंबर A ट्रायल बैलेंस, नंबर B PL एंड नंबर C बैलेंस शीट। अच्छा, नंबर 4 कैश फ्लो। कैश फ्लो एक्चुअली सबके लिए मैंडेटरी नहीं होता, कुछ जो तुम्हारे कंपनीज वगैरह होते हैं उनके लिए कैश फ्लो मैंडेटरी होता है, सोल प्रोप्राइटर ये लोग के लिए मैंडेटरी नहीं होता। तो दैट इज समराइजिंग। फिर एनालाइजिंग में क्या होता है, जो डेटा है उसको हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस कैसे करते हैं, अलग अलग तरीका होता है एनालिसिस करने का। पास्ट ईयर से कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे कि जो शेड्यूल 3 ऑफ बैलेंस शीट होता है वो तो ये बोलता है ना कि करंट ईयर का, 12 में पढ़ा होगा, करंट ईयर का बनाओ, उसके बगल में प्रीवियस ईयर का भी डेटा लिखो। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना सीखा था, ठीक है ना, क्लास 12 में। तो उसमें क्या होता था, कंपेयर करते थे कि कितना परसेंटेज चेंज आया इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ PL अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो वो तुम्हारा एनालाइज होता है। या फिर रेशियो एनालिसिस सीखा था, बहुत तरह का, डेप्ट इक्विटी रेशियो, उसके बाद तुम्हारा लिक्विडिटी रेशियो, वो सारा चीज़, वो सब तुम्हारा एनालिसिस में आ जाता है। तो इसमें क्या मार्क करोगे,
इसमें अच्छा से दिया हुआ नहीं है ये वाला चीज़। ठीक है, इसमें डैश दे के लिख लो, जो कोर्स लिखा हुआ है ना उसके बाद एक ही लाइन लिखना है तो लिख लो, फाइनेंशियल डेटाज आर एनालाइज्ड using tools such as comparative statements, comma, common size statements, comma, trend analysis etc। ठीक है, और भी होता है रेशियो एनालिसिस वगैरह, 2-3 लिख देंगे काफ़ी है। तो इस तरह से एनालिसिस होता है डेटा का। उसके बाद इंटरप्रिटेशन क्या है? बेसिकली यही है कि जो डेटा एनालाइज किया उसको समझना और उससे कंक्लूजन निकालना। ठीक है, दैट इज़ इंटरप्रिटेशन। इट इज़ कंसर्न, जो फर्स्ट लाइन में सेकेंड सेंटेंस है उसको मार्क कर लो। इट इज़ कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस of the relation as established by the analysis of accounting data। जैसे फॉर एग्जांपल पहले तुमने एनालाइज किया कि इस साल का नेट प्रॉफिट रेशियो 25% है, तो अब इंटरप्रिटेशन में क्या हम लोग समझेंगे, क्या ये 25% एडिक्वेट है या नहीं है, अच्छा है या बुरा है, वो हम लोग इंटरप्रेटिंग में समझते हैं। तो ठीक है, बस यही एक लाइन मार्क कर लोगे काफ़ी होगा। और आखिरी है कम्युनिकेटिंग। अब कम्युनिकेशन किसको होता है? बहुत सारे लोग होते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको होता है। तो इट इज़ कंसर्न विद ट्रांसमिशन ऑफ समराइज एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड इन्फॉर्मेशन टू एंड यूजर्स टू एनेबल देम टू मेक रैशनल डिसीजन। तो पहला लाइन से मार्क कर लो। ओके, तो पहला हो गया स्टेप्स इन अकाउंटिंग। अब हम लोग सीधा चले जाएंगे देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग हम लोग को करने का ज़रूरत नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एग्ज़ाम में आने का भी बहुत कम चांस है। और ऐसे भी अगर तुम जनरल सेंस में सोचो कि अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहला पॉइंट तो दिमाग में आता है टू असर्टेन प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, टू डिटरमाइन टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, टू कंप्लाई विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द रेलिवेंट अथॉरिटीज़। जैसे कंपनी रूल होता है शेड्यूल 3 से बैलेंस शीट बनाओ, या फिर इनकम टैक्स का लॉ होता है कि आप इस तरीके से डेप्रिसिएशन का रेट्स चार्ज करो, इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है। तो ये सब पर्पज़ के लिए होता है ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उसके बाद अगर लोन वोन लेना है, अगर बिज़नेस का अकाउंट्स ही नहीं रहेगा, अगर अकाउंट्स ही नहीं दिखाएंगे तो वो लोन बैंक किस हिसाब से देगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स होता है अकाउंट्स बनाने का। ये सब हम लोग को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है एज सच। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज 1.9 में आ जाओ, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस। इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, अगर मान लो आ गया 4 मार्क्स का तो इसको अपने से लिखने में दिक्कत हो जाएगा, नहीं लिख पाओगे 4 पॉइंट्स। होता क्या है, पहले ये मीनिंग समझ लेते हैं। बुक कीपिंग का मतलब है जो हम लोग करते हैं क्लासरूम में, बेसिकली अकाउंट्स को मैकेनिकली या तुम्हारा कंप्यूटर्स पे रिकॉर्ड करना, दैट इज़ बुक कीपिंग। ठीक है, ट्रांजैक्शंस का एंट्री। और अकाउंटिंग क्या होता है, बेसिकली जो लास्ट स्टेप्स होता है ना, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, वो होता है अकाउंटिंग। एक बार रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसका जब समराइजेशन, इंटरप्रिटेशन हो रहा है, दैट इज टर्म्ड एज अकाउंटिंग। और अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी इज़ द सब्जेक्ट का नाम, कि दिस इज़ द थिंग, और उसके अंदर अकाउंटिंग होता है। और उस अकाउंटिंग करते कैसे हैं? बुक कीपिंग के थ्रू। सो बुक कीपिंग इज़ द इनिशियल और द प्राइमरी स्टेज। फिर उससे आता है अकाउंटिंग, और ये जो पूरा फील्ड ऑफ नॉलेज है, जो सब्जेक्ट है, उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं। तो देखो इसी तरह का नीचे एक चार्ट बना हुआ है, पहले बुक कीपिंग है, उसके ऊपर अकाउंटिंग है, और ये सबके अकाउंटेंसी के अंदर ये दोनों चीज़ आता है। तो आई होप कि तीनों वर्ड में डिफरेंस क्या होता है ये समझ में आ गया।
ठीक है, अभी डिफरेंस बिटवीन देखोगे तो वहाँ लिखा हुआ भी मिल जाएगा, कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, बुक कीपिंग का मतलब। तो कीवर्ड्स लर्न कर लो, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, और अकाउंटिंग में क्या लिखा है, समराइजिंग ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। ठीक है, बुक कीपिंग बेस फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बुक कीपिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनते, डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। उसमें तो सिर्फ बेसिक चीज़ होता है, जर्नल, लेजर, ये सब होता है, ट्रायल बैलेंस, ये सब होता है। और अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, बुक कीपिंग से मैनेजरियल डिसीजन नहीं होता, अकाउंटिंग से मैनेजमेंट डिसीजंस होता है। बुक कीपिंग के अंदर कोई सब फील्ड नहीं होता, ये प्राइमरी स्टेप है, जबकि अकाउंटिंग का बहुत सारा सब फील्ड्स होता है। मैनेजमेंट जो अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट्स होता है। फाउंडेशन के बाद अकाउंट्स भी इसी तरीके से बढ़ जाता है, 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, दैट इज़ द थिंग। इसके बाद चलो 6 पॉइंट करने का ज़रूरत ऐसे है नहीं, ईजी पॉइंट है ऐसे। फाइनेंशियल पोजीशन यानी नेट प्रॉफिट पता नहीं चलेगा बुक कीपिंग को देख के, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें नहीं बनता, वो तो अकाउंटिंग में बनता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन का पता कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग प्रोसेस में पता चलेगा। सो वेरी इजी थियरी एंड वेरी सिंपल थियरी। ठीक है, सब फील्ड्स ऑफ अकाउंट क्या क्या होते हैं, मे भी बहुत लोग को नहीं पता हो, तो इसको तुम सिर्फ हेडिंग मार्क करके रख लो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो तुम्हारा नॉर्मल अकाउंट से उसका बात हो रहा है, जो हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग रिलेटेड, ये बिजनेस करे या ना करे, फिक्स एसेट्स खरीदे या ना खरीदे, इस टाइप का डिसीजन, दैट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर कैपिटल चाहिए तो लोन ले या इशू ऑफ शेयर्स करें या फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स करें, वो सब डिसीजन होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है जिन लोग का मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और वो लोग को अभी ये पता करना है कि कौन सा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से मिनिमम कॉस्ट आए आउटपुट का, तो ये सब जो डिवीज़न होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का होता है। तो इसका मीनिंग समझ लोगे, अंदर से कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। CRA क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है। ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब सोसाइटी में बिज़नेस कर रहे हो और बिज़नेस का सोसाइटी का रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसे में ज़रूरी है कि सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाए। तो इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करना, रिसोर्सेस जितना हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको वापस से रिप्लेनिश करने की कोशिश करना, आसपास का इन्वायरमेंट को क्लीन रखना, ये सब चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। ठीक है, एंड देन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो डील करता है विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, तो उसको भी मैनेज करना, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखना, ये सब भी एक कोर एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग होता है। सो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग विल बी द 5th डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये हो गया। आई थिंक ये तो सबको पता होगा यूज़र्स ऑफ अकाउंट्स कौन होते हैं। सबसे पहले तो जो ओनर होता है, इन्वेस्टर होता है, शेयर होल्डर होता है, ये लोग हो गया पहला यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके अलावा और कौन कौन होगा, सबसे पहले याद रखोगे किस तरीके से, पहला हो गया खुद से इनसाइड ओनर, फिर इनसाइड में और कौन होता है, जो कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में बाकी लोग काम कर रहे हैं, जिसको तुम एम्प्लॉयज़ बोल सकते हो। उनको क्यों ज़रूरत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जानने का, कंपनी अच्छा नहीं चल रहा है तो उनके लिए हिंट होगा कि शायद ये कंपनी में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, तो वो लोग को भी एक चाहिए ना कि कंपनी अगर अच्छा होगा तो ये कंपनी ज्वाइन करके फ़ायदा है। खुद ही कंपनी का हालत ख़राब है तो ऐसा जगह जाके क्या फ़ायदा। अगर कंपनी का प्रॉफिट्स अच्छा होगा तो बोनस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी होता है जानना कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। सो दैट इज़ द थिंग। फर्स्ट वन इज़ इन्वेस्टर ऑफ द बिजनेस,
सेकेंड वन इज एम्प्लॉयज़। थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेडिटर्स, लेंडर्स। ये लोग कोई भी बिजनेस को क्या आँख मूंद के क्रेडिट पे गुड्स देते जाएंगे? नहीं, पहले पता करेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है। तो मान लो कोई नया पार्टी आता है गुड्स खरीदने के लिए कि मेरे को क्रेडिट पे गुड्स दो, तो पहले उसका इंक्वायरी करता है, तब जाके उसको क्रेडिट पे गुड्स दिया जाता है। ऐसे ही कोई मार्केट में आँख बंद करके नहीं दे देता। तो इसीलिए पहले उसके बारे में वो जानना चाहेगा कि उसका बिजनेस कैसा है। सो दैट इज़ वाई लेंडर्स। अच्छा, लेंडर्स यहाँ पे लोन वाला लोग हो गया, क्रेडिटर्स अलग से लिखा हुआ है, चलो ठीक है। बैंक लोन वाला, बैंक लोन वगैरह देने वाला लोग हो गया लेंडर्स, और क्रेडिटर्स एंड सब कई बार कई सारा बुक में दोनों कंबाइंड रहता है इसीलिए। तो ठीक है, क्रेडिटर्स अलग हो गया और लोन देने वाला लोग अलग हो गया। दोनों को ही जानना ज़रूरी है कि बिज़नेस कैसा चल रहा है। फिर कस्टमर्स, कस्टमर्स के लिए जानना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज उन लोग का फेथ होना चाहिए प्रोडक्ट पे कि ये जो प्रोडक्ट मेरे को बेचा जा रहा है ये सेफ़ है या नहीं, साउंड है या नहीं, कंजम्पशन के लिए फिट है या नहीं। तो ट्रस्ट जो होता है उसके लिए कस्टमर्स को जानना ज़रूरी होता है कि कंपनी कैसा है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट को जानना किस लिए है कि ये लॉ वगैरह को अबाइड कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये 5-6 नाम याद रखोगे और याद रखने का ज़रूरत नहीं है, पहला 6 काफ़ी होगा। ये 1.10 जो है इसको करने का एकदम ज़रूरत नहीं है। अकाउंट्स अलग अलग फील्ड में कैसे हेल्प करता है। अभी तुम ये बताओ, कोई डॉक्टर है, क्या उसको अपना अकाउंटिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा? क्या नहीं करेगा तो अपना नेट प्रॉफिट कैसे निकालेगा, टैक्स कैसे भरेगा? तो अकाउंटिंग का ज़रूरत है। कोई इंजीनियर है, उसको क्या अकाउंट्स नहीं बनाना पड़ता है? कोई साइंटिस्ट है जिसका रिसर्च लैब है, उसको डोनेशन मिलता है या गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग होता है रिसर्च वगैरह करने का, तो क्या उसको अपना अकाउंटिंग नहीं करना पड़ता है क्या? तो वो लोग तो डेबिट क्रेडिट जानता नहीं है, थोड़ी जानते हैं। तो कॉमर्स वालों का खासियत यही होता है कि कॉमर्स वालों को सब किसी का ज़रूरत नहीं है, सब कोई का। एक इंजीनियर का कॉमर्स वालों को क्या ज़रूरत है? जो बिल्डिंग बनाता है या ब्रिज बनाता है, बनाता होगा, लेकिन वो लोग को कॉमर्स वाला लोग का ज़रूर से ज़रूरत पड़ता है, चाहे वो किसी फील्ड का इंसान हो। उन लोगों को अकाउंटेंट का ज़रूरत ज़रूर पड़ता है लाइफ में, और हर साल ज़रूरत पड़ता है। दैट इज़ द थिंग। तो अकाउंटिंग अदर डिसिप्लिन्स में कैसे हेल्प करता है? हर जगह हेल्प करेगा। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में कैसे हेल्प करता है? इकोनॉमिक्स में जितना भी थियरी है, डिमांड सप्लाई, ठीक है, प्राइसिंग थियरी, ऑब्वियसली उसके लिए उसको डेटा चाहिए होगा कि कितना पिछले साल गुड्स परचेज हुआ था, कितना प्राइस पे हुआ था। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, तभी तो वो डेटा ले पाएगा ना। तो ये बहुत ही ईजी चीज़ है और इससे क्वेश्चन नहीं बनता है वैसा एज सच थियरी। अगर मान लो तुमसे ये पूछ लिया जाए कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशन है, मान लो अगर ऐसा पूछ लेता है, तो इसमें तुम ये चीज़ लिख सकते हो कि इकोनॉमिक्स में क्या बताता है, जो थ्योरीज़ बताता है। थ्योरीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए डेटा चाहिए। अब अगर कोई प्राइसिंग थ्योरी बता रहा है या डिमांड सप्लाई थ्योरी बता रहा है, तो उसके लिए तो उसको डेटा होना चाहिए ना कि इतना गुड्स के लिए इतना डिमांड हुआ पिछले साल में। तो ये सब डेटा अकाउंटिंग रिकॉर्ड से तो मिलता है। तो यही रिलेशन है कि अकाउंटिंग जो इकोनॉमिक थ्योरी है उसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, एनालॉजी है, ये सारा का सारा चीज़ अकाउंट से आता है। हर फील्ड में यही चीज़ आ जाएगा, बात घुमा फिरा के। जैसे स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स भी तो डेटा रिकॉर्डिंग करता है हर तरह का। अब अगर बिज़नेस वर्ल्ड का कोई भी डेटा है, जैसे मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, तो डेटा कहाँ से आएगा? अकाउंटिंग रिकॉर्ड से आएगा। तो हर चीज़ में वही आंसर हो जाएगा। मैथमेटिक्स में भी होता है। मैथमेटिक्स में जैसे कि बिज़नेस मैथ्स होता है, जैसे कोई EMI में लोन लिया, होम लोन लिया 10 साल का, तो वो सब में अकाउंट्स का तो हेल्प चाहिए ना कि उसका एंट्री कैसे होगा। कोई लीज पे प्रॉपर्टी लिया, तो इस तरह का चीज़ है। अकाउंट्स और लॉ का कंप्लायंस डेफिनेटली 100% है। जितना भी तुम्हारा लॉ वगैरह है उसके कंप्लायंस के हिसाब से जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे एक कंपनी है, वो कंपनी लॉ को फॉलो करते हैं। तो कंपनी लॉ जब अपना लॉ फॉलो कर रहा है तो उसको अपना बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना तो पड़ेगा ही।
तो अकाउंट्स का हेल्प के बिना वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो इनफैक्ट लॉ में ही अकाउंटिंग रूल्स का भी फॉर्मूलेशन हो जाता है, जैसे कि उसमें मेंशन रहता है कि इस फॉर्मेट से बैलेंस शीट बनेगा, इस फॉर्मेट से स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट बनेगा। तो साथ साथ में लॉ का कंप्लायंस के लिए अकाउंटिंग भी साथ साथ में चलता है। मैनेजमेंट में भी काम आता है, मतलब डिसीजन मेकिंग में जो भी हिस्टोरिकल डेटा होता है, तो उसको करने का ज़रूरत नहीं है। अब देखो, ये जो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग है, यही वाला तुम्हारा आया था नवंबर 18 में। इसमें 7 पॉइंट दिया था, 4 मार्क्स का दिया हुआ है। अकाउंट्स का लिमिट्स क्या होता है? ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग प्रोसेस इज़ अ परफेक्ट सिस्टम, इसमें बहुत तरह का फ्लॉज है और बहुत आसान पॉइंट्स है। अगर क्लास 11 में पढ़ा होगा तो याद है क्या 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 होता है अकाउंट्स में फ्लॉज? हाँ, ठीक है, मतलब कि जो अकाउंटेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अकाउंट्स को किस तरह से मेंटेन कर रहा है। अगर वो गलत डेटा दिखाएगा तो गलत रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशन होगा। एक तो ये पॉइंट हो गया। और बहुत इजी पॉइंट्स है, जैसे कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेंटेन होता है। एसेट्स ऐसा है जो 10 रुपया वैल्यू हो गया डेप्रिशिएट कर करके, बेचने जाएंगे तो करोड़ रुपए से ज़्यादा उठेगा उस एसेट्स का, बट बैलेंस शीट में दिखा रहा है 10 रुपया में। प्रैक्टिकली ऐसा बहुत सारा कंपनी है जिसका प्लांट एंड मशीनरी है, बुक का वैल्यू है 10 रुपया, बेचने जाएंगे तो करोड़ रुपया से ज़्यादा उठेगा। तो ये क्या रैशनल तरीका है अकाउंट्स करने का? एक तो ये हो गया। फिर एक इन्फ्लेशन वाला पॉइंट, जैसे कि आज का फाइनेंशियल डेटा का नेट प्रॉफिट है, 3 साल पहले का नेट प्रॉफिट से कंपेयर करोगे, इन्फ्लेशन का तो एडजस्टमेंट नहीं होता, ऐसे ही कंपैरिजन करते हैं तो ट्रू पिक्चर नहीं आ सकता, ठीक है ना। उसके बाद और क्या, बहुत सारा चीज़ होता है जो नॉन मटेरियल होता है, मतलब पैसे से रिलेटेड नहीं होता। बिजनेस में अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन जो होता है वो कैसे होता है? सिर्फ मनी से रिलेटेड। ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बिजनेस, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आरंट रिकॉर्डेड। मान लो कोई कंपनी है जिसका बहुत अच्छा जो परफॉर्मेंस चल रहा है, वो किस वजह से चल रहा है? उसका जो मैनेजर है वो बहुत शार्प माइंड का है और बहुत अच्छे से बिजनेस को मैनेज करता है। अचानक से एक दिन वो रेजिग्नेशन दे दिया, छोड़ दिया, कंपनी पूरा उसी के भरोसे है। ये वाला चीज़ तो अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुआ नहीं। तो क्या जो शेयर होल्डर है, मान लो वो लोग न्यूज़ फॉलो नहीं करता, शेयर खरीद के रख लिया था, जब 2-3 महीना बाद नींद से जागे कि चलो शेयर का देखते हैं पोजीशन क्या है, पता चलेगा जितना मैं ख़रीदा था उससे 60-70% नीचे चला गया वैल्यू। क्यों चला गया? काम अभी भी चल रहा है, फैक्ट्री बंद नहीं हुआ है, लेकिन आगे जाके इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत ख़राब होने वाला है, तो हैवी लॉस हो जाएगा। इसका तो कोई एंट्री नहीं देखा ना बुक्स में। तो जो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स होता है, नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, वो सब तो हम लोग को देखने को ही नहीं मिलता, ठीक है ना। जो ह्यूमन रिसोर्स है, अगर किसी इंसान को एक बड़ा सा बिल्डिंग दे दिया जाए, बहुत सारा मशीन एंड इक्विपमेंट दे दिया जाए, बट उसमें उसको चलाने के लिए लोग अच्छे नहीं दिया जाए, तो क्या बिज़नेस चल पाएगा? विथ लॉट्स ऑफ कैपिटल, लॉट्स ऑफ मशीन्स, इक्विपमेंट्स, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, तो चला पाएगा क्या बिज़नेस को? एकदम ही नहीं चला पाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्स का अकाउंटिंग नहीं होता है कि मेरे पास एफिशिएंट मैनेजमेंट है जिसके कारण बिज़नेस अच्छा चलता है। अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट हो, कम पैसा कम रिसोर्सेज से भी बिज़नेस को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। तो ये सब होता है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो प्रैक्टिकली सोचो तो ये थियरी है ही नहीं, बहुत ईजी सा चीज़ है, ठीक है ना। तो यही सब पॉइंट्स तुम्हारा ये 7 पॉइंट्स में दिया हुआ है। पढ़ते हैं एक बार क्विकली। The factors which may be relevant in assessing the worth of enterprise don't find place in the accounts as they cannot be measured in terms of money। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो एंटरप्राइज को अच्छा खासा इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं किए जा सकते तो उनको लिखा नहीं जाता। द बैलेंस शीट कैनॉट रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ सर्टेन फैक्टर्स लाइक लॉयल्टी एंड स्किल ऑफ पर्सनल, मतलब कि जो मैनेजमेंट में लोग हैं
विच मे बी द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ एन एंटरप्राइज दीज डेज। एक अच्छा मैनेजमेंट ही कंपनी को आगे लेके जा सकता है। और लेकिन वो चीज़ तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं होता। जब इंसान, एक नॉर्मल इंसान किसी कंपनी का शेयर्स खरीदता है, तो जो लोग वाइज लोग होते हैं ना, वो लोग ये एडवाइस करते हैं कि बैलेंस शीट मत देखो, ये देखो कि उसको चलाने वाला कौन लोग है, मैनेजमेंट में कौन है, बीओडी में कौन है, वो पता करो। अगर बीओडी का लोग ज़बरदस्त होगा, अभी भले ही लॉस में चल रहा है, 2 साल में कंपनी ट्रैक में आ जाएगा। तो एडवाइस ये किया जाता है कि बीओडी कौन है उसका पता करो। अगर बीओडी स्ट्रांग है तो कंपनी डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। अगर सिर्फ बैलेंस शीट देखोगे तो धोखा खा जाओगे। दैट इज़ द थिंग। नेक्स्ट, बैलेंस शीट shows the position of the business on the day of its preparation and not on the future date. While the users of accounts are interested in knowing the position of the business in the near future and also in the long run and not for the past date. अब बैलेंस शीट क्या होता है? हिस्टोरिकल डेटा है, जो बीत गया, जो साल ख़त्म हो गया उसका बना रहे हैं। लेकिन जनरली जो शेयर होल्डर है वो जेन्युइनली कंसर्न क्या चीज़ के लिए कि आगे क्या होने वाला है कंपनी का, बट आगे का चीज़ के बारे में फोरकास्टिंग एज सच नहीं होता। ठीक है, उसका चीज़ हम लोग को अकाउंट्स नहीं सिखाता। बिजनेस डायनामिक्स चेंज विद इन द टाइम एनुअल रिपोर्ट रीच टू द अल्टीमेट यूजर्स। टू रिजॉल्व दिस ऑडिटर डिस्क्लोज द इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अब ये सब चीज़ एडवांस लेवल पे आगे जाके पढ़ने का चीज़ है, अभी उतना डिटेल में नहीं जाना है। बस हम लोग को इतना ही है इसमें लर्न करने का कि पास्ट को बताता है, नॉट अबाउट द फ्यूचर डेट। ठीक है, और लॉन्ग रन में क्या होना है उसको प्रेडिक्ट कर नहीं कर पाता। दैट इज़ द थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर। थर्ड पॉइंट, अकाउंटिंग इग्नोर्स फैक्टर लाइक इन्फ्लेशन। जैसे हम तुमको बताया पिछले साल के नेट प्रॉफिट से कंपेयर करना है, बट इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट तो होता नहीं है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट करते हैं एक दूसरे से। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट करते ही हैं बहुत सारे। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जब पढ़ेंगे उस टाइम वो एग्जाम्पल लेंगे, अभी तो याद भी नहीं होगा क्या क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है। खैर ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सर्टेन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स डिपेंड ऑन शेयर पर्सनल जजमेंट ऑफ अकाउंटेंट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका हमको एस्टिमेट करना पड़ता है। व्हाट इज़ एन अकाउंटिंग एस्टिमेट? हमको पता है कि कोई चीज़ का एक्सपेंसेस लगने वाला है, कोई चीज़ का लॉस होने वाला है, बट एग्जैक्ट अमाउंट कितना होगा वो नहीं पता। तो वो हमारे जजमेंट पर डिपेंड करता है कि हम उसको कितना लिखेंगे। उस चीज़ को हम लोग प्रोविज़न बोलते हैं। प्रोविज़न किस चीज़ का बनाते हैं? हमको पता है कि ये लायबिलिटी इनकर होने वाला है, लेकिन एग्जैक्टली कितना होगा ये नहीं पता, इसको कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। उस चीज़ के लिए प्रोविज़न बनता है। वर्ड प्रोविज़न क्यों यूज़ होता है? उस चीज़ के लिए होता है, नहीं तो हम उसको आउटस्टैंडिंग लिखते हैं। हम प्रोविज़न क्यों लिखते हैं? फिर तो हम आउटस्टैंडिंग लिखते हैं उतना। फॉर एग्जाम्पल, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि मेरे को पता है आगे चल के कुछ ना कुछ बैड डेट होगा, बट एग्जैक्टली कितना होगा क्या हम डेटर से जाके पूछ ले क्या पहले से, आप पैसा देने वाले हो क्या अगले साल? ऐसा पूछने जाएंगे तो सब तो ना पे ना बोलता चला जाएगा, उसके दिमाग में हम ये बात नहीं डाल सकते। तो हमको अंदाज़ा ही लगाना पड़ता है कि कितना बैड डेट्स हो सकता है, और इसीलिए उसका प्रोविज़न बनता है। ठीक है ना? वैसे ही कोई एसेट का एस्टिमेटेड लाइफ पता रहता है कि मान लो 10 साल चलेगा, बट वो 10 साल क्या एग्जैक्ट चलेगा? हो सकता है 5 साल में ही ख़राब हो जाए, हो सकता है 3 साल में ही ख़राब हो जाए, या हो सकता है 10 साल की जगह 20 साल चल जाए। तो डेप्रिसिएशन तो अंदाज में ही जाता है, तो उसका प्रोविज़न जो होता है एग्जैक्टली नहीं पता किया जा सकता कि कितना हर साल एक्चुअल लॉस हो रहा है एसेट में। ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग। ये पर्सनल जजमेंट पर डिपेंड करेगा अकाउंटेंट के कि वो कितना प्रॉपर वे में उसको कर पा रहा है, और इसमें बहुत सारी गलतियां भी हो सकती है। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडर अदर एसेट्स विच आर एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। कंसिडर दोज एसेट्स विच कैन बी एक्सप्रेस ह्यूमन रिसोर्स आर completely ignored and not shown in the balance sheet. Different accounting policies for treatment of the same items adds to probability of manipulations. हाँ ठीक है, बहुत चीज़ों का रिकॉर्डिंग का अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि अभी तुम लोग का पढ़ा हुआ है डेप्रिसिएशन को WDV SLM, 2 अलग अलग मेथड है। तो फिर सब्जेक्ट टू मैनिपुलेशन हो सकता है
कोई अकाउंटेंट ये देखेगा कि कौन सा में मेरे को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, फिर वो इस हिसाब का पॉलिसी यूज़ करेगा। तो दैट इज़ द थिंग। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन पढ़ना था। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अलग अलग एरियाज़ क्या है, बहुत सारा चीज़ होता है, बहुत वास्ट फील्ड होता है, ये पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। इसके ऊपर तो एक बुक लिखा जा सकता है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है अभी हम तुमको बता देते हैं। जैसे कि ये पास्ट ईयर पेपर है, ये पास्ट ईयर पेपर मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। इसके अलावा क्या है, क्विकली इम्पॉर्टेंट थ्योरी पे फोकस कैसे करें हम लोग, जो जिससे आने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो। तो जैसे कि ये जो तुमको थ्योरी मिला, इससे अंदाज़ा मिल गया कि इस टाइप का थ्योरी आता है, एक 12 मार्क्स का, 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, और उसके बाद 4 मार्क्स का एक प्योर थ्योरी क्वेश्चन। इतना तो मिनिमम 16 मार्क्स का आएगा ही आएगा। तो ये जो 16 मार्क्स है, इसके लिए पहले ये 4 टर्म का पूरा अच्छा से कर लिया एक एक क्वेश्चन। उसके बाद क्या होगा, जितना भी RTP है, रिविजन टेस्ट पेपर्स, उसके बाद जो मॉक टेस्ट पेपर्स रहेगा, जो ICAI का है, उसमें जो थ्योरी दिया हुआ है वो कर लेना है। फिर क्या, हर एक चैप्टर का बैक क्वेश्चन, उसमें जो थ्योरी है उससे भी तुम देखोगे जब पढ़ोगे कि हाँ यही सब तो इसमें पूछा है बैक क्वेश्चन से ही। तो इससे तुम्हारा बहुत हाई चांसेस हो जाता है, इतना ही क्वेश्चन करने से तुम बोल सकते हो कि 80% थ्योरी कवर हो जाता है। तो बैक क्वेश्चन में तुम देखो, थियोरेटिकल क्वेश्चन नंबर 4 आया था एग्जाम में, तो इसीलिए बैक क्वेश्चन कर लेना चाहिए हर चैप्टर से। इनका आंसर्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार वापस से अब कंटेंट में जाएंगे चैप्टर 1 करने के बाद। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या चैप्टर 1 से? तो अभी कंटेंट में वापस जाओ। चैप्टर 1 हम लोग कर लिया, ये थोड़ा ऊपर ऊपर से ही पढ़ना था, जितना हम लोग पढ़ा है मोर देन सफिशिएंट है। यूनिट 2 बहुत अच्छा से करना पड़ेगा, क्योंकि ये है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। इससे आने का बहुत चांस रहता है 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा से करना पड़ेगा हम लोग को, और इसको करने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन शायद 11 में किया होगा तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। अगेन हम शॉर्ट में बताएगा हर एक कॉन्सेप्ट को, और उसमें 2-3 लाइन ही मार्क कराएगा, उतना पढ़ लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, यूनिट 3 कट कर दो, नहीं करने का ज़रूरत है। इसमें है क्या, अकाउंटिंग टर्म्स दिया हुआ है, कैश क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, डेटर क्या होता है, क्यों दिया हुआ है। बहुत सारे साइंस का स्टूडेंट लोग भी होता है 12 के बाद CA वगैरह करता है, तो उन लोगों के लिए ये सब दिया हुआ है। कोई भी ऐसा टर्म तुमको नहीं मिलेगा जिसका मीनिंग तुमको नहीं पता हो। बैलेंस शीट क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, मीनिंग दिया हुआ है। तो ये यूनिट 3 देखने का ज़रूरत नहीं है। यूनिट 4 वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार 2 मार्क्स का इससे आता है, कम से कम 2 क्वेश्चन कि बताओ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है। तो ये थियरी नहीं है, ये समझने वाला चैप्टर है, इसको समझना पड़ेगा अच्छा से। नेक्स्ट जो यूनिट 5 और 6 है, बहुत ही छोटा है, एक पेज का है, और इससे पूछा हुआ भी है 2 बार। तो यूनिट 5 से आ गया 4-4 मार्क्स का, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस। तो बस ये एक ही क्वेश्चन है इसमें, उससे ज़्यादा है भी नहीं। तो यूनिट 5 और 6 करना है हम लोग को, इसमें एक पेज का एक क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है। अच्छा, उसके बाद यूनिट 7 में भी 1-2 पेज थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 8 हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्या है यूनिट 8? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इंट्रोडक्शन दिया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली अकाउंट्स कैसे किया जाए, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके बारे में दिया हुआ रहता है। जैसे कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट और NRV पे होगा, कॉस्ट या NRV विच एवर इज़ लोअर। ये कहाँ से आता है?
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, पूरा उसमें इन्वेंट्रीज के बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है वो दिया हुआ है। तो वो जो चीज़ है वो तुम लोग को हायर लेवल्स पे पढ़ना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उसका नाम क्या है ये दिया हुआ है, क्योंकि इस हर एक का नंबर होता है और उसका नाम होता है। डेप्रिसिएशन जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 होता है। अभी क्या हुआ है, उसका नंबर्स चेंज हो गया है, इंटरनेशनल जो कोड होता है उस हिसाब से इंडियन कोड हो गया, तो वो 2 लिस्ट दिया हुआ है, करने का ज़रूरत ही नहीं है, एकदम कट कर देना, ठीक है, ये वाला यूनिट को। उसके बाद और क्या बचा, यूनिट 8 और यूनिट 9 कट। यूनिट 8 में पुराना वाला नंबर्स है, यूनिट 9 में नया वाला नंबर्स है, जिसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, नहीं करना है। और आगे तो चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आज थोड़ा सा चैप्टर नंबर 2, पेज 1.22। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। देखो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होता है बेसिकली जब भी हम लोग बिज़नेस में अकाउंट्स बना रहे हैं, तो अकाउंट्स बनाते वक्त कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने ज़रूरी है, नहीं तो सब अपना मर्जी से अपना तरीके से सब कुछ करेगा, तब तो इनकन्सिस्टेंसी रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होना चाहिए, रेगुलेशंस होना चाहिए, जिसके हिसाब को जिसको सब कोई लेके चले। तो दैट इज़ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस में। क्या डिफरेंस होता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट तुमको बताता है कि अकाउंट्स बनाते वक्त कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, अजम्पशंस होते हैं, या फिर कुछ एक्सेप्टेड नॉर्म्स होते हैं, उनको लेके हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं। सो द बेसिक अजम्पशंस इन्वॉल्व्ड, ये कहाँ लिखा हुआ है, 1.24 में आ जाओ, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है, सर्टेन कॉन्सेप्ट्स आर परसीव्ड, अज्यूम्ड एंड एक्सेप्टेड इन अकाउंटिंग टू प्रोवाइड अ यूनिफाइंग स्ट्रक्चर एंड इंटरनल लॉजिक टू अकाउंटिंग प्रोसेस। तो कुछ स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो सबको फॉलो करते हैं अपने अकाउंट्स बनाते वक्त। जैसे कि क्या, अकाउंट्स 1 साल के लिए बनेगा, ये एक स्टैंडर्ड रूल है कि अकाउंट सबको 1 साल के लिए बनाना है, अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होना चाहिए। इंडिया में रूल है कि अगर टैक्स लॉस के पर्पस के लिए अकाउंटिंग रूल बना रहे हो तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होना ही चाहिए अकाउंटिंग ईयर। तो ये एक हो गया तुम्हारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल्स क्या होता है, प्रिंसिपल्स बेसिकली होता है अकाउंटिंग का एक बॉडी होता है, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है उसको गैप बोलते हैं, सुना हुआ होगा नाम GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो वही से उसी से आया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वो इंटरनेशनल लॉ है, उसको GAAP बोलते हैं, बट इन नॉर्मल सेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोले जाते हैं। इट सर्व्स एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट प्रैक्टिसेस दैट आर बीइंग यूज्ड इन अकाउंट्स, ठीक है। एंड कन्वेंशंस क्या होता है, कन्वेंशंस बेसिकली होता है ट्रेंड, जैसे टाइम टू टाइम हर एक चीज़ का करने का एक तरीका होता है, एक फैशन होता है। 20 साल पहले कोई पर्टिकुलर चीज़ का एडजस्टमेंट किसी तरीके से होता था, आज के दिन में क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो अब रिकमेंड हुए कि इसी तरीके से अकाउंटिंग होगा। फिर हो सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस बदल जाए तो फिर वो ट्रेंड चेंज हो जाए और सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन लोग कोई दूसरा ट्रेंड से अकाउंट्स करना स्टार्ट कर दें। जैसे कि मान लो कंपनीज एक्ट 2013 के पहले 1956 था, उसमें शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट नहीं फॉलो होता था, उस टाइम फॉलो होता था शेड्यूल 6 ऑफ कंपनीज एक्ट, उसमें फॉर्मेट थोड़ा अलग टाइप का था, तो उस टाइम पे अलग था, आज के दिन में अलग हो गया फॉर्मेट। तो टाइम के हिसाब से ट्रेंड चेंज हो जाता है।
सो अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो होता है emerge out of accounting practices commonly known as accounting principle adopted by various organization over a period of time। तो एक एक टाइम फ्रेम के अंदर में जैसा अकाउंटिंग प्रैक्टिस का ट्रेंड चलता है उसको अकाउंटिंग कन्वेंशंस बोलते हैं। अब ये जो तीनों चीज़ है अल्टीमेटली मीनिंग यही है कि अकाउंट्स बनाने का रूल्स क्या है, बट थोड़ा थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है तीनों में। ठीक है, क्या हो गया? कॉन्सेप्ट्स का मतलब हो गया बेसिक रूल्स जो कि सभी कोई फॉलो करते हैं, कुछ ऐसा बेसिक रूल्स जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है, जैसे कि अकाउंट्स 1 साल के लिए बनाना। उसके बाद प्रिंसिपल्स हो गया कुछ स्टैंडर्ड रूल्स एंड गाइडलाइंस जो कि ऑफ़र किए जाते हैं अकाउंट्स को बनाते वक्त, उसको हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। एंड कन्वेंशंस होता है एक पीरियड ऑफ टाइम में जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जनरली सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करते हैं, उसको अकाउंटिंग कन्वेंशंस बोलेंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस होता है वो कितना तरह का है? 12-13 तरह का है जो हम लोग को पढ़ना है शॉर्ट में एकदम। पहला है एंटिटी कॉन्सेप्ट, बहुत ही ईजी है, शायद तुम लोगों को पता भी होगा एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस को ओनर से अलग रखना है, एक सेपरेट एंटिटी समझना है उसको, एक सेपरेट पर्सन समझना है बिजनेस को। और इसीलिए जो ओनर होता है जब बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है तो ओनर बिजनेस को ये पैसा दे रहा है, और बिजनेस क्योंकि एक सेपरेट पर्सन है उस कैपिटल को एक इंटरनल लायबिलिटी मानता है और ओनर के नाम का अकाउंट खोलता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और वो एक इंटरनल लायबिलिटी होता है, इसलिए कैपिटल को लायबिलिटी की तरह ट्रीट करके लायबिलिटी साइड लिखा जाता है। सो दैट इज़ एंटिटी कॉन्सेप्ट। और साथ ही इससे क्या पता चलता है कि पर्सनल ट्रांजैक्शन जो होगा ऑनर का वो बिजनेस से अलग रखा जाएगा। ये चीज़ हम लोग को सिखाता है एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो अगर कोई भी चीज़ के लिए पर्सनल एक्सपेंसेस है तो वो ओनर के नाम का एक दूसरा अकाउंट खोला जाता है जिसको बोलते हैं ड्राइंग्स अकाउंट। दैट इज़ एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब इसको एकदम शॉर्ट में कैसे लर्न करें? पहला लाइन, एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट बिजनेस एंटरप्राइज इज अ सेपरेट आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर। ये वाला लाइन मार्क कर लो। फिर सेकेंड लाइन में जो सेकेंड सेंटेंस है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ओनर्स ट्रांजैक्शन इन द पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये वाला लाइन मार्क कर लो। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको तुम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ये तुम्हारा 2 सेंटेंस रेफरेंस के लिए कि बिज़नेस को एक सेपरेट एंटिटी की तरह मानना है अपार्ट फ्रॉम द ओनर। और तुम ये भी चीज़ लिख सकते हो चाहो तो कि जो बिज़नेस में ओनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है तो वो एक इंटरनल लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है बिजनेस में। ये वाला चीज़ तुम चाहो तो लिख सकते हो जब अपने से लिखना हो तो। ये चीज़ सेकंड पैरा में फिर लिखा हुआ है, एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स द एंटरप्राइज यानी कि बिजनेस जो है इज़ लाइबल टू द ओनर फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर। तो बिजनेस उसके लिए लायबिलिटी इनकर कर रहा है जब वो कैपिटल ओनर से ले रहा है। तो ये वाला लाइन मार्क कर लो। और इसके बदले में ओनर उससे क्या एक्सपेक्ट करता है? प्रॉफिट्स। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ही हैज़ क्लेम ऑन द प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज। तो प्रॉफिट का हक किसका बनता है? फिर ओनर का बन जाता है। सो दिस इज़ योर एंटिटी कॉन्सेप्ट। बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। वो सारे चीज़ें हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व है, भले एक्चुअली मनी लेना देना नहीं हुआ, बट मनी रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन है वही बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। नॉन मॉनेटरी इवेंट्स बिजनेस में एंटर नहीं होते, ट्रांजैक्शंस एंट्री नहीं होता। नॉन मॉनेटरी जैसे कि मान लो एक सेलर आया, आके प्रोडक्ट का प्राइसेस पूछा, दाम पूछा, बोला कि ठीक है हम 5 दिन बाद आएगा, आके ले लेगा, बस बात करके गया। अभी
तो क्या हम वो ट्रांजैक्शन अभी एंट्री कर देते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के चलते। एटलीस्ट वो क्रेडिट पे गुड्स लेने का बात कर ले, तब जाके हम उसका बुक्स में एंट्री करेंगे। नॉन मॉनेटरी अगर कोई इवेंट हो रहा है, नेगोशिएशंस अगर हो रहा है, ऑफर दिया जा रहा है, तो वो सबका एंट्री नहीं होता। ठीक है? एज पर दिस कॉन्सेप्ट ओनली ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड। ये वाला लाइन मार्क कर लो। अब बात ये है, एक नया पॉइंट, नेक्स्ट पेज में आओ। सेकेंड पैरा के लाइन में देखो, सेकेंड लाइन। सो ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड इन अ यूनिफॉर्म मॉनेटरी यूनिट दैट इज़ वन करेंसी। मान लो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका रिसीट्स और पेमेंट्स मल्टीपल करेंसी में होता है, मतलब वो इंडियन रुपी में भी अर्न कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है तो फिर डॉलर में पेमेंट कर रहा है, सेल कर रहा है, मान लो कोई दूसरा करेंसी उसके पास आ रहा है, तो वो मल्टीपल करेंसीज़ में अपना अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। उसको कोई एक करेंसी चूज़ करना होगा, उसी में करना होगा। क्या वो फॉरेक्स में, डॉलर्स में अपना बुक्स का रिकॉर्डिंग कर सकता है? हाँ, कर सकता है। उसके लिए एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कि कैसे फॉरेन एक्सचेंज अगर है तो फिर कौन सा रेट से हम लोग कैसे बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे, ये सब सीए फाइनल में पढ़ना है। ठीक है? बट फिलहाल रूल ये है कि एक ही तुम्हारा रहेगा करेंसी। अगर रुपी में कर रहे हो तो रुपी में करो, डॉलर में कर रहे हो तो डॉलर में करो, या फिर कोई तीसरा करेंसी से कर रहे हो तो सारा ट्रांजैक्शन फिर उसी करेंसी में तुमको रिकॉर्ड करना होता है। दैट इज़ द रूल। सो ये वाला पॉइंट अभी तुमको मार्क करना है। दैट ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड एट अ यूनिफॉर्म मॉनेटरी यूनिट दैट इज़ इन वन करेंसी ओनली। ठीक है? अब जो थर्ड पैरा है, नीचे वाला पैरा, इसके थर्ड लाइन में आ जाओ। ऑल्सो के बाद मेनी मटेरियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। बहुत सारे मटेरियल, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस जो कि बिजनेस को सीरियसली इम्पैक्ट करने वाले हैं, लेकिन वो लिखे नहीं जाते क्योंकि उसमें अभी तक वैसा कुछ मॉनेटरी हुआ नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था गवर्नमेंट से। लेट सपोज एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है गवर्नमेंट से हाईवे बनाने का। तो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एक बार में, ये सब कॉन्ट्रैक्ट होता है 200, 300, 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हुआ क्या, टेंडर भरा हुआ था कि रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, हर बार मिलता था। अचानक से क्या हुआ, प्रपोज़ल रिजेक्ट हो गया। तो इसका कोई बिजनेस एंट्री तो नहीं हुआ, लेकिन पता है कि अगला 1-1.5 साल बाद कंपनी का हालत एकदम ख़राब हो जाएगा क्योंकि काम नहीं मिला। ठीक है ना? तो जो बहुत मटेरियल चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट कई बार होता है उस चीज़ का ट्रांजैक्शन हम लोग का हो नहीं पाता क्योंकि उसमें मॉनेटरी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है। तो ये वाला लाइन मार्क कर लोगे। नेक्स्ट है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? बहुत ही आसान है कि अकाउंट्स हम लोग का जो है इनफाइनाइट चलता नहीं जा सकता, बीच बीच में क्लोज करके प्रॉफिट और बिजनेस का पोजीशन फाइंड करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड को स्प्लिट कर देते हैं इन 1 ईयर। दैट इज़ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड। इसको मार्क करोगे। उसके बाद एज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो अज्यूम करते हैं कि एंटिटी का लाइफ इनफाइनाइट है। ठीक है? तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि अकाउंट्स को टाइम टू टाइम स्प्लिट किया जाए। नीचे तुम आ जाओ 4th पैरा में। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी पीरियड एंड नॉट एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ एंटिटी। ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद बिजनेस जब बंद होगा तब जाके अकाउंटिंग करेंगे, ऐसा नहीं। यूजुअली दिस पीरियड इज़ 1 कैलेंडर ईयर एंड वी जनरली फॉलो 1st अप्रैल ऑफ द ईयर टू 31st मार्च ऑफ द इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर। इसको मार्क कर लो।
अब किसका कुछ बेनिफिट क्या है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का, नीचे 3 पॉइंट्स दिया हुआ है। इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड में बनाना आसान हो जाता है, हेल्प्स इन असरटेनिंग प्रॉफिट्स एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस, एंड मैच कर सकते हैं। क्या चीज़ को मैच कर सकते हैं? जिस साल का जो एक्सपेंस है और जो रेवेन्यू है उसको उसी साल में लिखेंगे, आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन? चलो आज के लिए आखिरी, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। याद है क्या किसी को अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्या होते हैं? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कैश सेटलमेंट्स। ठीक है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो इनकम और एक्सपेंसेस जिस साल इनकर होता है उसी साल हम लोग को रिकॉर्ड करना चाहिए। इट इज़ इररिलेवेंट वेदर एक्चुअल कैश रियलाइजेशन और सेटलमेंट हैज़ हैपेंड और नॉट। जैसे मान लो रेंट है, हर महीना रेंट पे करते हैं, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जितना रेंट बनता है वो हम लोग को इसी साल चार्ज करना चाहिए। हो सकता है 10 महीने का रेंट दिया हो, 2 महीने का नहीं दिया हो, तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट भी इसी वजह से इसी साल पीएल में हम लोग ऐड आउटस्टैंडिंग बोल के चार्ज करते हैं, क्योंकि वो इसी साल का है। उसको हम लोग अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। वैसे ही मान लो रेंट अगर 2 साल का एडवांस में दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा 2 साल का एक्सपेंस इसी साल लिख देंगे। ठीक है, सो दैट इज़ अक्रूवल कॉन्सेप्ट। इसका मार्किंग करेंगे हम लोग। अंडर अक्रूवल कॉन्सेप्ट द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन मर्केंटाइल बेसिस, दैट इज दे अकर and they are recorded in the accounting records and reported in the financial statements of the period to which they relate। बहुत अच्छे से ये दिया हुआ है कि जिस अकाउंटिंग पीरियड से जो भी ट्रांजैक्शंस रिलेट करेंगे उसी में वो रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में आ जाओ। नेक्स्ट पेज में तुमको जाना है 1 2 3 4 5 पैरा नंबर 6। अक्रूवल मीन्स recognition of revenue and cost as they are earned or incurred and not as money is received or paid। मतलब क्या? अक्रूवल कॉन्सेप्ट में मनी मिला या नहीं मिला उससे मतलब नहीं है, जिस साल का जो बिलोंग करता है उस हिसाब से हम लोग लिखेंगे। अर्न हुआ है क्या इस साल तो लिखेंगे, इनकर हुआ है क्या इस साल तो लिखेंगे। द अक्रूवल कॉन्सेप्ट रिलेट्स टू मेजरमेंट ऑफ इनकम आइडेंटिफाइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी। बस क्लोज, इतना लिख देंगे काफ़ी होगा। अब इसका एक ऑल्टरनेटिव क्या होता है छोटा बिजनेसेस के लिए? कैश बेसिस। शायद 11 में थोड़ा सा सीखा होगा कि कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होता है। देखो नीचे लिखा हुआ है, ऑल्टरनेटिव इज कैश बेसिस। तो इसमें क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जितना टोटल रिसीट्स हुआ बिजनेस में, एक्चुअली में कैश जितना रिसीव हुआ माइनस जितना टोटल पेमेंट्स हुआ, उससे हम लोग प्रॉफिट्स निकालते हैं। तो उसमें आउटस्टैंडिंग नहीं आता, अक्रूड वगैरह नहीं आता। दैट इज़ द थिंग। ठीक है, इतना ही है। तो चलो ये वाला चीज़ तो हो गया। अभी इसमें और क्या क्या बचा है? बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स है, और ये सारा कॉन्सेप्ट्स में से किसी से भी पूछ सकता है, लेकिन है छोटा छोटा, देखने में बड़ा बड़ा पैरा है। 3-4 लाइन ही हर कॉन्सेप्ट का पढ़ना है। बट ये वाला यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि इससे 4 मार्क्स का आने का हाई चांसेस रहता है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यूनिट 3 तो करना है नहीं, नेक्स्ट क्लास में ये हम लोग कंप्लीट कर देंगे। और जो इम्पोर्टेंट है यूनिट 4 वो हम लोग को करना है अच्छे से। तो ठीक है, वैसे तो वो कर लेंगे। अच्छा, मेरे को ये जानना है कि अभी ये जो अकाउंट्स का क्लास चलेगा उसके बाद जो रिवीजन क्लास चलेगा, देखो रिवीजन तो थोड़ा सा गैप में करना ज़रूरी है, बट अभी हम देख रहे हैं कि स्टैट्स का क्लास कराना है। स्टैट्स का क्लास में क्या करना है हम लोग को? इंडेक्स नंबर करना है पहले तो,
और एक थियोरेटिकल चैप्टर है टाइम सीरीज़, वो करना है। तो इंडेक्स नंबर तो फ़िलहाल हम स्टार्ट करेगा नेक्स्ट वीक, वो कर लेते हैं हम लोग। और अकाउंट्स का ये जो थ्योरी है 2 क्लास लगेगा टोटल शायद, उसको करना है। तो इसको थोड़ा गैप में करना है कि लगातार करके ख़त्म कर लेना है 3-4 दिन में, ये तुम लोग देख लो जैसा तुम लोगों को कन्वीनियंट हो। अगर एक वीक में करना है थोड़ा थोड़ा करके, एक दिन गैप करके, तो वैसे कर सकते हैं। अगर बोलना है कि लगातार करके एक बार में ख़त्म कर लेता है झमेला, तो वैसे भी कर सकते हो, जैसा तुम लोगों को कन्वीनियंट हो वो तुम लोग देख लो। अगर एक दिन करके गैप के करना है कि हाँ ठीक है अभी कोई हड़बड़ी नहीं है, तो वैसे कर सकते हैं। गैप करके करना है कि लगातार गैप, ठीक है, तो फिर वैसे ही करेंगे। अभी तो देखो आज अकाउंट्स में कुछ ज़्यादा खास तो पड़ा है नहीं, तो कल क्लास होगा या नहीं थोड़ा अभी बोलना मुश्किल है, बट आई विल ट्राई। कल मैथ्स का टाइम एक्चुअली थोड़ा लेट से होता है ना, मैथ्स तो कितना बजे से होगा, 11 बजे से, और ख़त्म कब होगा, 12:30। फिर इवनिंग में क्लास नहीं होता है संडे को, ठीक है, फिर मंडे क्लास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मंडे मॉर्निंग करते हैं, मंडे मॉर्निंग को करने से थोड़ा लंबा क्लास चलेगा उस दिन, 1.5 घंटा क्लास चलेगा, तो हम लोग 12:30 से 2 कर सकते हैं मंडे को, ठीक है, ठीक है। मंडे को 12:30 to 2 करते हैं, यही अकाउंट्स का। और ये जो कॉन्सेप्ट्स है, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, ये ख़त्म करेंगे। ख़त्म हो गया तो उसके बाद हम लोग यूनिट 4 कंटिन्यू करेंगे, यूनिट 3 तो करना नहीं है, ठीक है, ओके।